वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सीरीज मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा या फिर वो केस स्टडी पे बेस्ड होगा। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स। जो भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व मैनेजर्स होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस है। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में उनसे इन सब की हेल्प लेता है। जिस तरह से किसी स्पोर्ट्स में जो एसोसिएशंस होते हैं वो रूल्स बनाती हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके वो स्पोर्ट खेला जाता है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई हैं जिन्हें फॉलो करके मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड मतलब इसका कोई मतलब इसके जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा है, नैरो नहीं है। एंड जनरल गाइडलाइन, जनरल मतलब फॉर ऑल, जहां जहां मैनेजमेंट है वहां वहां ये प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। तो क्या है ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस किसके लिए? फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड हो, या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जैसे फंक्शंस हो, उन सब से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने हैं उन सब में ये हेल्प करता है। कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। देखो, हमें जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें किसी रोबोट को तो टीच नहीं करना, उन रोबोट को तो नहीं सिखाना, उन्हें सिखाना किसको? उन्हें ह्यूमंस बीइंग को सिखाना है कि कैसे वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है। मीनिंग के बाद अब बात करते हैं फीचर्स या नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला फीचर आ रहा बच्चों यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जहां जहां पे मैनेजमेंट अवेलेबल है वहां वहां पे सभी फीचर्स अवेलेबल होंगे, इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी। चाहे वो मैनेजमेंट की कोई सी ब्रांच हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, यानी कि हर ब्रांच में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस, वही फिर से आ गया, जनरल मतलब फॉर ऑल, जहां भी आपके ये मैनेजमेंट अवेलेबल है वहां ये फॉलो किए जाएंगे। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये बच्चों जितने भी प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे ना, ये कोई गॉड मेड नहीं है, दीज आर मैन मेड। मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे उन्हें नीड पड़ी अपने मैनेजमेंट में कि इन ग्रोथ है या ये कमी हमारे मैनेजमेंट में है, तो उन सब के लिए वो रूल्स बना लेते हैं और वो रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियर पे बात कर रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर की। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज फॉर ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इन सब में हमें काम किससे करवाना है? हमें काम कराना है ह्यूमन से। तो इसलिए किससे बेस्ड होता है? बिहेवियर होता है, जो कि हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब कि मैनेजमेंट हमें हमारी हेल्प करता है कि एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को कैसे लिंक कर सकता है। एक जो भी फैक्टर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उस फैक्टर का बाकी फैक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब को स्टडी करने में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से चेंज हो जाए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रिंसिपल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है तो आप उसको मत लीजिए, ठीक है। या फिर अगर किसी प्रिंसिपल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बड़ी आसानी से उसे किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट मतलब बच्चों होता है वैसे डाउट, लेकिन यहाँ पे डाउट का मीनिंग नहीं आता। कॉन्टिजेंट से मतलब यहाँ पे आता है कि मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स की हेल्प लेके अपने गोल्स अचीव कर सकता है। ये प्रिंसिपल्स आपको सॉल्यूशन नहीं देते, ये प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, आपको एक पाथ दिखाते हैं।
आफ्टर फीचर्स हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है। भाई अगर हमने फीचर्स पढ़ लिए तो हमें इंपॉर्टेंस समझ में ही आ रहे होंगे। यूजफुल इन इनसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी सोच विचार होते हैं, जितने भी उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उन प्लानिंग्स को सक्सेसफुल बनाने में या रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा ना, क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब इफेक्टिव यूज करना हमें अपने रिसोर्सेज का बिना वेस्ट किए, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और जो रिसोर्सेज लिमिटेड होता है हम उनका वेस्टेज नहीं बियर कर सकते। साइंटिफिक डिसीजन, भाई हमने तो बात की थी कि भाई जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस नहीं होता, लेकिन साइंस के कुछ फीचर्स में होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो एप्लीकेबल हर जगह होंगे। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अभी चैप्टर फर्स्ट में समझा था सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी की तरफ होती है मैनेजमेंट की, वो भी फुलफिल करने में ये हमें हेल्प करता है। कैसे करेगा हम आगे प्रिंसिपल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चों मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करके मैनेजर्स को पता चलता है कि किस फील्ड में उन्हें रिसर्च करने की जरूरत है, किन वर्कर्स को उन्हें एजुकेशन देनी है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। आगे चलते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को और एक्सप्लोर करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स, नंबर 2 साइंटिफिक या मॉडर्न प्रिंसिपल्स। जो बच्चों ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल, और जो मॉडर्न या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगर आप अपने मतलब नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनके बर्थ ईयर, डेथ ईयर या कब इन्होंने ये इवॉल्व किए थे वो याद कर सकते हैं, वो एग्जाम्स में ऐसे नहीं आते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल। बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन प्रिंसिपल्स के नेम याद करने हैं। नेम याद करने के बाद इन सभी प्रिंसिपल का जो इसेंस है, जो क्रक्स है, जो रियल बस मीनिंग है, उसे अपने दिमाग में बैठाना है। मैं नहीं कह रहा कि आप बुक्स में जैसा लिखा है डिट्टो वैसा याद कर लो, और आप याद कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, इन प्रिंसिपल्स के जितने भी इसेंस है उन्हें अपने माइंड में बैठा देना है। सबसे पहले आपको नाम याद करने हैं और इनके जो मीनिंग्स हैं वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 14 प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारे 14 प्रिंसिपल है। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है? बच्चों इसको 3-4 बार तो लिख के देखो एक कॉपी में, इनके बार-बार लिख के रहो, लिख पेंसिल से लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, और इस कोड को ध्यान रखो, डैड यूयू एसआरसी एसओ ईएसआईई, यानी कि इस कोड से ये सारे प्रिंसिपल्स आपके कवर हो जाएंगे। सो वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स के एसेंस को समझ लेते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। नाम से पता चल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या आता है, डिवाइडिंग वर्क अमंग सबऑर्डिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। फेल कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स हैं उन्हें एक तो ऑर्गेनाइज कर लो और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी एबिलिटी के आधार पे उन्हें टास्क को डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या बच्चों, इससे तो एक तो बर्डन कम हो जाएगा सबका, दूसरा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय सेम टास्क को बार बार रिपीट करेगा तो उस काम में माहिर हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और उससे उसका पर्सनल ग्रोथ भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा। नेक्स्ट, टाइमली वर्क, और समय से काम भी होने लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। सपोज दैट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या मतलब एक किसी पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा काम मिला और एक किसी को कम वर्क मिला है, तो क्या टाइमली वर्क हो पाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या स्पेशलाइजेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है बच्चों अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे दो वर्ड्स हो रहे हैं, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू गिव ऑर्डर, यानी कि एक सीनियर को अथॉरिटी है कि वो किसी जूनियर को ऑर्डर दे सकता है। सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाम समझ में आ रहा है, इसका मतलब आता है कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब टास्क, जो भी हमें ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। तो फेयोल कहते हैं कि देयर मस्ट बी 3 कंडीशन।
या तो अथॉरिटी ज़्यादा होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से, या अथॉरिटी बराबर होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी के, या फिर अथॉरिटी कम होगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फ्योल कहते हैं कि ना ये सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना ये सुटेबल है। वो कहते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस्ड, दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा, और अथॉरिटी नहीं है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, तो भाई जब पावर ही नहीं है ऑर्डर्स देने की तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अरुण एक डायरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसने एक वरुण जो प्रोडक्शन मैनेजर उसे बोला है कि भाई इस साल मुझे 10,000 यूनिट, इस साल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके चाहिए, ठीक है, वो भी बेस्ट क्वालिटी के। तो भाई वरुण ने बोला ठीक है भाई मैं टास्क को कंप्लीट करूंगा। तो अरुण ने अथॉरिटी दे दी और वरुण को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। लेकिन अरुण ने वरुण को ये नहीं बताया कि भाई उसके पास फुल अथॉरिटी है कि वो फाइनेंस मैनेजर से पैसे मांग सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से वर्कर्स की डिमांड कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का काम ही होता है वो रिक्रूटमेंट करता है। रोहन जो परचेज मैनेजर है उसको वो किस क्वालिटी का गुड्स परचेज करे ये भी वरुण के पास अथॉरिटी नहीं थी। तो वरुण बार बार इन सब से डिस्कस करने जाता था और इनकी बात भी सुनता था। तो ये अपनी अपनी डिटेल्स बताते थे। तो वरुण अपने हिसाब से टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया और जो 10,000 यूनिट का टास्क था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी आई, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या वो अरुण की है, क्या वो वरुण की है, तीनों की है? इस केस में बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अरुण की, क्योंकि फुल अथॉरिटी किसके पास थी? अरुण के पास थी। इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। इसलिए फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी शुड बी बैलेंस्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। सब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय हो। तो फ्योल कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉय या एवरी स्टाफ मेंबर मस्ट ओबे रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन ओबे करेगा वही कंसिस्टेंट होगा और वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाएगा। लेकिन जो इनडिसिप्लिन होगा, इरेगुलर होगा, उस पर्सन के एक्शंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ऐसे इरेगुलर पर्सन या इनडिसिप्लिन पर्सन को पेनल्टी भी लगा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे कमांड का मतलब बच्चों है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। फ्योल कहते हैं कि देयर शुड बी वन बॉस एंड वन सुपीरियर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि आप अगर कोई एम्प्लॉय है या सबऑर्डिनेट है तो आपको वन टाइम पे सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक से ज़्यादा सुपीरियर या एक से ज़्यादा बॉसेस ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर है X और एक मार्केटिंग मैनेजर है Y और एक सेल्समैन है Z, ठीक है। Z के लिए दोनों सुपीरियर हैं, दोनों ही बॉसेस हैं। X ने बोला है Z को कि भाई इस बार आप, भाई फाइनेंस की कमी है इसलिए आप 5% से ज़्यादा डिस्काउंट अब किसी भी डायरेक्टर को नहीं देंगे, यानी डिस्काउंट की जो लिमिट है उसने 5% डिसाइड कर दी। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर कह रहा नहीं, इस साल हमें सेल्स ज़्यादा करनी है और सेल्स ज़्यादा करने के लिए डिस्काउंट देना जरूरी है, तो उसने बोल दिया आप 8% डिस्काउंट दो। तो यहाँ पे यहाँ पे Z कंफ्यूज हो गया। Z को एक टाइम पे एक ही वर्क के लिए दो सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, तो Z किसकी सुनेगा? फाइनेंस मैनेजर की सुनेगा या मार्केटिंग मैनेजर की सुनेगा? तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है और Z अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कमी है? यूनिटी ऑफ कमांड की। तो फ्योल कहते हैं देयर शुड बी वन बॉस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द नंबर 5 इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्योल कहते हैं कि देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। किसी एक डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हेड भी एक ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मल्टीपल हेड्स भी होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो इन सभी चारों डिपार्टमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे अलग अलग होंगे, तो इन चारों के डायरेक्शन भी अलग अलग होंगे और चारों के हेड्स भी अलग अलग होंगे। तो फ्योल कहते हैं वन डायरेक्शन फॉर वन यूनिट। ये सिंगल यूनिट्स है, इसलिए इनके जो डायरेक्शन है वो सिंगल होना चाहिए। एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको। एक बाटा कंपनी और एक रिलायंस कंपनी है। बाटा कंपनी इज वेल नोन फॉर लेदर जैकेट्स, लेदर बैग्स, लेदर शूज।
यानी कि सारे आइटम्स वो लेदर की बनाते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव तो सिंगल है। अगर उनका ऑब्जेक्टिव सिंगल है तो उनका डायरेक्शन भी सिंगल होगा, उनके हेड भी सिंगल होंगे। लेकिन बात करें रिलायंस कंपनी की, रिलायंस कंपनी का बिजनेस तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। चाहे हम टेलीकॉम की बात करें, चाहे हम ग्रोसरीज की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें, बहुत जगह उसका बिजनेस फैला हुआ है। तो जितने भी उसके बिजनेस यूनिट होंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे तो हेड्स भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है अपना इंटरेस्ट, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए काम करना। और नेक्स्ट लिखा है जनरल इंटरेस्ट, यानी कि यह सिर्फ फर्म के लिए काम करना। तो फेयोल कहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको ऐसे एम्प्लॉयज अपॉइंट करने चाहिए जो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। किसके इंटरेस्ट को ध्यान रखे? अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। तो इंपॉर्टेंस दो तरह से दी जा सकती है, या तो एक एम्प्लॉय अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस देगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंपॉर्टेंस देगा। तो अगर एक एम्प्लॉय अपने ही गोल्स को इंपॉर्टेंस देगा तो क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल मैच नहीं करेंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर वो अपने बारे में सोचेगा सिर्फ, तो जो उसके साथी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। डिले इन अचीविंग गोल्स, इस केस में बच्चों को अपने गोल्स को अचीव डिले करेगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी डिले करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। इन अपोजिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है एम्प्लॉय के थ्रू, तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, टाइम से कंप्लीट होगा गोल्स और साथ ही साथ प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इंपॉर्टेंस देता है तो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसका ग्रोथ पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है बच्चों हमारा रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन मतलब यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। तो फेयर कहते हैं कि फेयर रेम्युनरेशन शुड बी पेड टू ईच एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट, देयर क्वालिफिकेशन, देयर वर्किंग एबिलिटी। तो उससे फायदा क्या होता है? अगर फेयर रेम्युनरेशन दिया जाएगा तो मोटिवेशन होगा वर्कर के बीच। मोटिवेशन कैसे होगा? अगर मुझे पता है कि जो मैं टास्क कर रहा हूँ, जो अगर पूरे 30 दिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा और जो भी टास्क मुझे मिलेंगे मैं अच्छे से उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पे अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर उसके उलट किसी अदर एम्प्लॉय को उसके एबिलिटी के हिसाब से या उसके टास्क के हिसाब से जो काम करने की एबिलिटी रखता है उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसके मन में टेंशन रहेगी, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे सैलरी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे उसको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी। तो फेयर रेम्युनरेशन इज बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयज। और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों ये दोनों टर्म डिपेंड करती है पावर शेयरिंग पे। इफ पावर शेयरिंग इज ओनली इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी किसके हाथ में है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास है, तो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर जो अथॉरिटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल कहते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड नॉट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। वो कहते हैं दोनों में बैलेंस मैच होना चाहिए, यानी कि कुछ टास्क के लिए तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और बाकी टास्क के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर एक बिजनेस बड़े लेवल पे किया जाता है तो उसमें ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा और सेंट्रलाइजेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टास्क ज्यादा होंगे। लेकिन उसके उलट अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा। तो फिर कहते हैं कि दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो फिर वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, और ज्यादा वर्कलोड होगा तो हमने अभी पढ़ाई था डिवीजन ऑफ वर्क के ना करने से क्या नुकसान हो जाते हैं। इसलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस रहना चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन and authority should be from top level of management to bottom level of management than subordination. For example, यहाँ पे A head है इंस्टीट्यूशन का, तो A अपने व्यूज या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो शेयर करेगा B से, फिर B शेयर करेगा C से, फिर C शेयर करेगा D से। तो एक फ्लो बन रहा है, ठीक है, सीनियर से जूनियर की तरफ। इन द सेम वे यहाँ से भी फ्लो बनेगा, A का E से, फिर E का F से और F का G से। इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। आप सोचेंगे भाई इससे तो सपोज दैट कभी D को बहुत ही अर्जेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी A से, तो क्या वो डायरेक्टली जा सकता है? अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन तो जा नहीं सकता।
लेकिन इन इमरजेंसीज अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो डी डायरेक्टली जा सकता है ए से सजेशन लेने के लिए, या ए डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकता है डी को, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। कई लोग इस ऑर्डर को समझेंगे वो इंस्ट्रक्शन कि भाई इंस्ट्रक्शन देना है, किसी को गाइड करना, नहीं। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है राइट थिंग एट राइट प्लेस, यानी कि जो चाहे मटेरियल हो चाहे कोई आपका वर्कर हो, वो एक राइट प्लेस पे ही होना चाहिए। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी प्लेस एट सुइटेबल या डेजिग्नेटेड प्लेस। जैसे कि हम समझते हैं लाइब्रेरीज में क्या होता है, बुक्स होती हैं, फाइल्स कहाँ होती है, ऑफिस में होते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो अपने कैबिन में होने चाहिए, वर्कर्स कहाँ होंगे, फैक्ट्री में होने चाहिए। यानी कि जो आइटम जिस प्लेस की है वो वहीं रहनी चाहिए अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब बच्चों समानता, मतलब सब बराबर है। हमारे देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको राइट, इक्वल राइट देता है, और वही होता है बच्चों इक्विटी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, बॉडी। यानी कि किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को भी वायलेट करेगा। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना जरूरी है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब नो फ्रीक्वेंट चेंज इन योर एम्प्लॉयज। आप अपना एम्प्लॉयज को बार बार एंट्री और एग्जिट ना करें। फेल कहते हैं नो फ्रीक्वेंट चेंज, टर्मिनेशन और ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बार बार टर्मिनेट करते हो और नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हो तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने से लेकर ट्रेनिंग करने तक और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एश्योरेंस दो सेफ्टी ऑफ जॉब का। अगर एक एम्प्लॉय को एश्योरेंस रहेगा कि हाँ भी उसकी जॉब सेफ है तो इससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर उसे डर रहेगा मन में कि नहीं भाई ये ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे कुछ दिन बाद निकाल देगा, तो वो फोकसली अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल को फॉलो किया है वो सक्सीड हुए हैं, जिन्होंने इसे फॉलो नहीं किया है उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप। ये प्रिंसिपल बनाया गया है एम्प्लॉयज के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव फॉलो करना चाहिए और हमेशा रेडी रहना चाहिए टू गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। भाई देयर आर सो मेनी माइंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एम्प्लॉय है कि भाई मेरे मतलब इस सजेशन की वजह से इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो ही मस्ट बी रेडी। उसे बैकयार्ड में नहीं रहना, उसे फ्रंट में आके अपने इनिशिएटिव शेयर करने चाहिए। अगर वो अपने इनिशिएटिव शेयर करेगा तो इससे डायरेक्टली उसे ही बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। बच्चों इसका मतलब आता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वी नो वेरी वेल, अगर हम यूनिटी में रहेंगे और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे तो हमारे सभी गोल, चाहे वो पर्सनल गोल्स हों चाहे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हों, उन्हें हमें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन करना चाहिए यूनिटी का, स्पिरिट का, और मेंटेन करना चाहिए हार्मोनी, जिससे कि टीम वर्क अच्छे से हो पाए। तो आई होप आपको फेयोल के ये 14 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। आपको बस सिंपली इनके नेम्स याद करने हैं और इनके एसेंस को अपने माइंड में बैठाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल समझेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।